नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं का फिजिक्स पढ़ेंगे। एक क्लास हमने कराया है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें उसका बेसिक पार्ट बताया था हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताया था कि भौतिकी का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत हम कांस्टेंट चार्ज का स्टडी करते हैं। इसमें आपको बताए थे कि कैसे चार्ज जो है उसका क्रिएट होता है, कैसे आता है, कैसे उसका क्या उसका टाइप होता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, कहाँ से यह प्राप्त हुआ था, कब से यह चल रहा है। मतलब कि इसके बारे में, चार्ज के बारे में एवरीथिंग हम लोग पढ़े थे, जाने थे। और भी उसमें बहुत सारा चीज़ है कि जैसे अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं तो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग, चार्ज जब कैरी करता है, चार्ज जब आगे बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं उस सब्सटेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो चार्ज के कैरी करने के अनुसार पदार्थ को बांटा गया है आवेश के गमन के आधार पर, पदार्थ के प्रकार, यानी कि आवेश जब किसी पदार्थ से होकर के जाता है तो उसके आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यह 3 होते हैं। यह हो गया चालक, कुचालक और यह हो गया अर्धचालक। यानी कि वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो एक बिंदु पर उत्पन्न या दिए गए आवेश को, चार्ज को आसानी से लेकर के दूसरे बिंदु तक ले जाता है, पहुंचा देता है, उसके माध्यम से चार्ज आसानी से आगे बढ़ सकता है, उसको हम कहते हैं चालक। इसमें जैसे मेटल, ह्यूमन बॉडी, है ना, यह सब आते हैं। कुचालक क्या होता है? तो जिससे होकर आवेश कैरी नहीं कर सकता है, जहां आवेश दिया जाएगा आवेश वहीं पर रह जाएगा। यानी कि इसमें प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, यह सब आते हैं। लकड़ी होगा, बहुत सारे आएंगे। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन इंडक्शन के माध्यम से, प्रेरण के माध्यम से। यह पूर्ण रूप से न तो चालक होता है, न पूर्ण रूप से कुचालक होता है। इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ मेटल आते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, यह सभी अर्धचालक होते हैं। तो यह आवेश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं कि इसको कितने भाग में बांटते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में, कि आवेश कुछ क्रिया करता है, उस आवेश के क्रिया के आधार पर, जैसे हम जब 2 पदार्थों को रब करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसके फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वह आवेश, तो आपको बताया था कि आवेश विद्युत का एक रूप होता है, विद्युत आवेश का एक रूप होता है। यानी कि वह जो आवेश हम उत्पन्न करते हैं, जिसको हम विद्युत कहते हैं, वह घर्षण से प्राप्त होता है। इसलिए उस आवेश, घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न आवेश को, विद्युत को हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, यानी कि घर्षण विद्युत।
यानी कि घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है जो उसके सरफेस पर, उसके लिए जो आपका वर्ड प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं घर्षण विद्युत, वह प्रॉपर्टी घर्षण विद्युत। यानी कि जब दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को, दो किसी सामग्री को रब करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसके फलस्वरूप उनके संपर्क सतहों पर एक गुण आता है जिसके कारण छोटे छोटे कणों को आकर्षित या विकर्षित करता है, जिसको हम चार्ज करते हैं। उस चार्ज को हम विद्युत कहते हैं, इसलिए उस विद्युत का नाम हम देते हैं घर्षण विद्युत, यानी कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। पिछली कक्षा में बहुत सारी बात हम लोग किए थे और भी हमने बताया था कि सबसे पहले ग्रीस में यह आपको प्राप्त हुआ था, वहां पे एक अंबर नामक पदार्थ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना हुआ है। अब यह आवेश जब यह चलेगा, आवेश जब उत्पन्न होगा तो उसकी कुछ क्रिया हो, यानी कि आवेश की क्रिया के आधार पर, आवेश के क्रिया के आधार पर हम इसका अध्ययन दो पार्ट में करते हैं। एक ठो आपका हो गया स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और एक हो गया धारा विद्युत। स्थिर विद्युत यानी कि आप घर्षण के द्वारा विद्युत को, आवेश को उत्पन्न करेंगे, लेकिन जब वह आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए पर्याप्त माध्यम नहीं मिलेगा, तो वह वहीं पर उसी स्थान पर रहेगा। और जब उस आवेश का चार्ज का हम स्टडी करेंगे तो उस पार्ट को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। और आपने आवेश को उत्पन्न किया, आवेश कैसे जनरेट हुआ, आवेश जनरेट होने के पश्चात उसको ऐसा कोई मीडियम मिल जाता है जिससे वह कैरी करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो जब आवेश फ्लो करता है तो उसको कहते हैं धारा विद्युत, यानी कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अभी हम लोग को जो पार्ट पढ़ रहे हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें यह सब हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें आपको बताया गया है सबसे पहले आवेश के बारे में, जो भी प्रॉपर्टी, इसका टाइप, इसका नेचर क्या होता है, तो प्लस और माइनस दो रूप में आपको प्राप्त होता है। इसके अलावे यहाँ पे जब इसका प्रॉपर्टीज हमने बताया कि क्या क्या आवेश का प्रॉपर्टीज होता है, इसका कॉज हमने बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन आवेशों, जो दो प्रकार के जो आवेश होते हैं, इनके बीच एक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, म्यूचुअल क्रिया होती है, म्यूचुअल प्रोसेस होता है। तो उस क्रिया के फलस्वरूप उनके बीच, जैसे हमने बताया था, इसका आवेश का एक प्रॉपर्टीज होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो वहां पे जो वह अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है वह एक प्रकार का फोर्स होता है। तो उस फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फोर्स को कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमने बताया भी है, फिर से जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम के रूप में C.A. कूलाम्ब ने बताया था। C.A. कूलाम्ब यानी कि इनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम्ब ने बताया था। उन्होंने कहा क्या था कि अगर दो आवेश सजातीय हो चाहे विजातीय हो, यानी कि सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के हो, तो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति चाहे समान प्रकृति के आवेश अगर लिए जाएं कुछ दूरी पर, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण एवं विकर्षण बल जो होता है वह उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल, तथा उन आवेशों का जो परिमाण होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्ब्स लॉ, और कूलाम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे,
हम लोग जानेंगे कूलाम्ब लॉ, कूलाम्ब नियम और स्थिर विद्युत बल का व्यंजक। अब सबसे पहले यहां पर हम लोग कूलाम्ब नियम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। कूलाम्ब नियम के द्वारा ही वह व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। कूलाम्ब लॉ क्या होता है इसको जानेंगे। कूलाम्ब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, दो आवेशों के बीच के एक दूसरे के साथ होने वाले प्रक्रिया को अध्ययन के द्वारा अध्ययन करके यह बताया कि एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को कूलाम्ब का नियम करते हैं, और अपने नियम के द्वारा उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब C.A. कूलाम्ब ने आवेशों के बीच होने वाले अन्योन्य को कहते हैं म्यूचुअल प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें एक नियम के रूप में व्यक्त किया जिसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। कूलाम्ब का नियम कहते हैं। कूलाम्ब का नियम कहते हैं। अब उन्होंने अपने नियम में क्या बताया, तो इनके नियम के अनुसार समान इनके नियम के अनुसार कुछ दूरी पर रखे गए आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, एट्रैक्शन या रिपल्सन। एट्रैक्शन लगेगा जब दोनों अपोजिट नेचर का होगा, और रिपल्सन लगेगा जब दोनों सेम नेचर का होगा। यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो एट्रैक्शन होगा, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा। लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, पहला आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती
होता है। दूसरा, आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स है जो दोनों आवेशों के बीच लगेगा, वह चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उनके गुणनफल के, जो भी आवेश होगा उनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आवेशों के बीच का दूरी, जो भी आप दूरी लेंगे उस दूरी का स्क्वायर का रिवर्स प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, यह नियम हो गया कूलाम्ब का। यही दो नियम दिया, इन्हीं दो नियम के द्वारा हम लोग स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब देखिए कैसे हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। इसका व्याख्या करेंगे। इसमें हम पहले करेंगे क्या, इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए, इसके द्वारा व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम दो आवेश लेंगे। व्यंजक को निकालने के लिए हम दो आवेश लेंगे। हम व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। दो आवेश हमने ले लिया। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मान लिया कि r है। यह आवेश मान लिया Q1 है, एक आवेश मान लिया Q2 है। मान लेते हैं दोनों पर सेम चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसमें बल कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि बाहर की ओर लगेगा, F। दोनों में बल लग रहा है रिपल्सन का, वह F लग रहा है। अब यहां पर कूलाम्ब के नियम से हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, माना कि दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2, यहां पे लिख देते हैं पूरा कि समान परिमाण एवं समान प्रकृति, या ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि दो आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, जिनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F क्रियाशील है। आवेश हो गया Q1 और Q2, आवेशों के बीच की दूरी R हो गई, इनके बीच लगने वाला बल F हो गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पे आपको डिटरमाइन होना है कि आपके पास उपलब्ध आवेश किस नेचर के हैं। अगर अपोजिट है तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर सेम नेचर के हैं यानी कि सेम चिन्ह वाले हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों को लिख दिए हैं कि जिस तरह से भी यहाँ पर दिया रहेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण का। अब कूलाम्ब के नियम से
तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात पहला हो गया F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यह हो गया। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, क्योंकि दोनों तो बल के लिए ही डिफाइन कर रहा है। अब 1 और 2 को हम मिला देंगे, 1 और 2 को मिला देंगे। एक तथा 2 को मिलाने पर क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर एक टर्म दूसरे के समानुपाती है तो यहां पे उसके लिए कांस्टेंट डेराइव करते हैं, कांस्टेंट को हम रखते हैं। कांस्टेंट को क्यों रखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं समानुपाती तभी कहा जाता है जब दो पदों का अनुपात एक अचर राशि हो। तो उस अचर राशि को हम यहां पर रखेंगे क्योंकि इसका और इसका अनुपात एक अचर मान होगा, यानी कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहां K इज इक्वल टू स्थिर वैद्युत स्थिरांक हो गया। प्रयोग के आधार पर इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इस चिन्ह को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। इस एप्सिलॉन को कहते हैं, इस एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम का विद्युतशीलता, माध्यम का वैद्युतांक। जैसे हम लोग पढ़े हैं अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तन का जो मान होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, और उस अपवर्तित होने की क्रिया में जो अपवर्तन का मान आता है वह उसका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आवेश जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक जैसे यहाँ पे आवेश जब देगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वह एक ही प्रकार का होगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने के दौरान यहाँ पर उस माध्यम का जो वैद्युतांक होगा, विद्युतशीलता होगा, वह उसको बता रहा है एप्सिलॉन। अब यहां देखिए कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। तत्काल में इसका यहां पर इसको पॉइंट समीकरण 1 कर देते हैं। अब देखिए, इसको 1 नहीं करें, इसको कुछ और ले लेते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं। यहां देखिए, जहां एप्सिलॉन इज इक्वल टू माध्यम का विद्युतशीलता, विद्युतशीलता को परमीबिलिटी कहते हैं। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा,
यहां पर आपेक्षिक रेस्पेक्टिव यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएंगे उसके लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन आर, आर मतलब रिस्पेक्टिव हो गया, आपेक्षिक हो गया, और एप्सिलॉन विद्युतशीलता को बता रहा है, इतना इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं वहां जहां पे हम लोग अपवर्तनांक पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, यहां पर भी पढ़ना है। अब 10th क्लास में हम जो आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़े या निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े, वहां पे आपको बताया गया कि किसी माध्यम का भी अपवर्तनांक जो होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल या माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक वैसे ही यहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है, यह एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को बता रहा है, विद्युतशीलता को बता रहा है। अब देखिए यहां पे तो इस तरह से यहां क्या हो जाएगा बोलिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन के मान को हम के में रख देंगे, इसलिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन की जगह पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। यह निर्वात को है या अपेक्षिक हो गया, किसी माध्यम के लिए हम यहां पे ले सकते हैं। अभी के का मान हम समीकरण ए में रख देंगे, के का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा बताइए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम जो भी काम करते हैं जनरली हम एयर में करते हैं, हवा में करते हैं, तो इसलिए इस स्थिति में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, हवा में एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इसलिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही आपका स्थिर वैद्युत बल का व्यंजक हो गया, रिजल्ट हो गया, जहां पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, R उनके बीच का दूरी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो जानते हैं यह स्थिरांक है। यह आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। इसमें अभी और कुछ जानना है, इसमें इसका अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, उसको भी जानते हैं। पहले इसमें फिर से एक बार समझे कि यहां पर जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो यह हमें टर्म प्राप्त होता है, जब समानुपाती को हटाते हैं तो उसके लिए एक अचर मान प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं दो पदों का अनुपात एक अचर मान होता है, जिसके कारण उसको समानुपाती कहते हैं। अब यहां से वही एक स्थिरांक आया है, यह स्थिर वैद्युत स्थिरांक हो गया, जिसका मान प्रयोग के आधार पर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन माध्यम का विद्युतशीलता हो गया, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे अपवर्तनांक के लिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम लोग काम करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता हो गया एप्सिलॉन आर नॉट। अब यहां से इसका वैल्यू इतना हो गया, इस मान को यहां पे रख दिए और इस के मान को उठा करके समीकरण ए में रख दिए हैं। इस सब काम करने के बाद एप्सिलॉन आर का मान हवा में 1 होता है, तेल में इसका मान 3 होता है, तो रख देते हैं तो यह रिजल्ट इतना प्राप्त होता है। क्योंकि
हम जो भी काम करते हैं वह सभी हवा में ही करते हैं, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट हम यही यूज करते हैं। अब इसका मान गणना कर लेते हैं जिससे कि हम इसको स्पष्ट रूप से हम जान सके। अब इसको देखिए, इसका मान अगर हम निकाल लेंगे तो हमको कैलकुलेशन में बहुत सुविधा हो जाएगी। ध्यान देंगे, चूंकि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 गुना 10 का पावर -12 इतना होता है। यह प्रायोगिक है, प्रयोग के आधार पर निर्वात में विद्युतशीलता का मान इतना होता है, यह निकाला जा चुका है जिसका मान इतना। अब यह हो गया, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 या 3.14 लेते हैं। इन सारे मानों को जब रख देते हैं, जैसे के बराबर सभी मानों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में रखने पर, अब सब मान को जब रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, इसका मान आ जाएगा 9.10 टू द पावर 9। अब जब भी हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे तो Q1 का, Q2 का और R का मान रखेंगे और इसका मान जहां भी जरूरत पड़ेगा हम 9 गुना 10 का पावर 9 यूज करेंगे। अभी इसका हम लोग अब मात्रक निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। थोड़ा देखते हैं। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यह भाग में आएगा तो गुना में F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। अब K का मात्रक हमको निकालना है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। इन सारे जो भी है उनके मात्रक को रख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यानी कि K का मात्रक बराबर F का मात्रक हो गया, F बल है इसलिए न्यूटन हो गया। R दूरी है दो आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो गया। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यहां पर कूलाम इंटू कूलाम हो गया, यानी कि इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का पावर -2। यह हो गया K का मात्रक या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बीमिया सूत्र निकालते हैं। यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, यह सब निकालने आना चाहिए, यह बहुत आसान है। अगर कोई भौतिक राशि हमें पता है तो आसानी से उसका मात्रक हम निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो जो भौतिक राशि है उसका मात्रक केवल रख देना है। जैसे F बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, न्यूटन रख देंगे। R दूरी होता है, उसका मात्रक मीटर होता है, बस R की जगह पर मीटर रख दिए। Q1 और Q2 आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, तो दोनों की जगह पर हमने कूलाम रख दिया। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ध्यान देंगे, अभी हमने निकाला है फॉर्मूला F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K इज इक्वल टू F R स्क्वायर बाई Q1 Q2। अब देखिए इसका विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। K का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला
F का होता है MLT माइनस 2। R डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के लिए L लेते हैं तो L2, और आवेश है, आवेश का कल पिछले क्लास में हम लोग निकाले हुए हैं, IT होता है तो IT फिर IT। अब देखिए इसको मिला दे तो M एक L है फिर 2 L है तो L3 हो गया, T माइनस 2 हो गया, और IT तो यह हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाते हैं यह हो जाएगा ML3 T माइनस 2 I माइनस 2 T माइनस 2। अब इसको अगर मिला दे तो M तो अकेला है, L भी अकेला है तो L3 हो गया, I माइनस 2 हो गया, और T माइनस 2 और T माइनस 2 T माइनस 4। यह हो गया विमीय सूत्र स्थिर वैद्युत स्थिरांक K का। अभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट के लिए काम करेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट के लिए देखिए वह भी इसी तरह से निकलेगा। इसमें आप जानते हैं किसी संख्या के लिए कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसे हम जानते हैं, निकाल चुके हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे, F को इधर भेज दे, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यह तो एक अचर मान है या संख्यांक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन हो जाएगा। Q1 Q2 यानी कि यह कूलाम फिर यह कूलाम, यह न्यूटन और यह मीटर स्क्वायर, यानी किसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलाम स्क्वायर इसको ऊपर कर देंगे तो न्यूटन का पावर -1 और मीटर का पावर -2, या इसका मात्रक हो गया। इसी तरह से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका विमीय सूत्र कैसे निकाल देंगे। चौथा था, तीसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा होना चाहिए। यह आपका हो गया चौथा। अब इसके बाद पांचवा देखेंगे इसका पॉइंट। इतना तो हम निकाल चुके हैं, इतना रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट का। अब इसका विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र सब बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें कहीं कोई परेशानी होगा तो बताइएगा, फिर से इसको हम राइट कर देंगे। Q1 IT फिर Q2 IT, 4 पाई तो विमाहीन होगा, F हो गया MLT माइनस 2, यह हो गया L का पावर 2। इसको मिलाइए तो I स्क्वायर T स्क्वायर, फिर इसको मिलाएंगे तो ML3 T माइनस 2। अब इस सबको ऊपर कर दें, I स्क्वायर T स्क्वायर, M-1 L-3 T का पावर 2। इसको मिलाइए तो M-1 I2, L अकेला है तो L-3 T2 और T2 T4। यह हो गया इसका विमीय सूत्र। यह हम लोग कूलाम का नियम पढ़े, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। कूलाम्स का कुछ सीमा भी होता है, कुछ डिफेक्ट भी है, कुछ सीमित कारणों के लिए, सीमित रिजल्ट के लिए यह लागू होता है, तो इसको
हम आगे भी हम करेंगे। अब अगले क्लास में इससे संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। अब इतना आप पहले तैयार कर लें, इतना तक हम ऐसे ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। इसके आगे हम बताएंगे, कुछ बातें इसमें रह गई है, नहीं बताया है, उसको सिर्फ समझाए हैं। अगले क्लास से जब चलेगा, मैंने इसमें अब इसका न्यूमेरिकल बनाने के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे तो उसमें हम कोई पार्ट इसमें शॉर्ट में नहीं करेंगे, सबको डीपली हम समझा करके तब आगे इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।